ये कहानी एक ऐसे खतरनाक दौर की है जब पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा नजर आता है जिसने विज्ञान की नींव तक हिला दी। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कहीं विशाल वेल्स खुद जहाजों को निशाना बनाकर डुबो रही हैं, कहीं समुद्र की गहराइयों से एक ऐसा जहर फैल रहा है जो कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को खत्म कर देता है, और कहीं पानी के नीचे छिपी कोई अनदेखी ताकत इंसानों को चुन चुन कर मार रही है। तो चलिए इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में एक नॉर्वे का मछुआरा सुबह सुबह समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। सही जगह मिलते ही वो अपना जाल पानी में डाल देता है। कुछ समय बीतने के बाद जब वो जाल वापस खींचने की कोशिश करता है तो अचानक कुछ गड़बड़ होने लगती है। वो पूरी ताकत लगा देता है लेकिन जाल जरा सा भी नहीं हिलता। अगले ही पल अचानक एक अजीब ताकत उसे सीधे समुद्र के अंदर खींच लेती है। उसके हाथ में पकड़ा जाल भी धीरे धीरे गहराई में डूबने लगता है। वो हिम्मत जुटाकर पानी के अंदर गोता लगाता है। चाकू निकालकर जाल काटने ही वाला होता है कि तभी उसे ऊपर से अंधेरा सा महसूस होता है। वो जैसे ही ऊपर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अनगिनत मछलियां उसे चारों तरफ से घेर चुकी होती हैं। कुछ ही सेकंड में वो मछलियों के झुंड के बीच पूरी तरह गायब हो जाता है। दूर से देखने पर समुद्र के बीच बस एक खाली नाव तैरती नजर आती है। लेकिन ये अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह समुद्र किनारे करीब 30 टन वजन वाली एक टाइगर शार्क की लाश मिलती है। उसका शरीर बुरी तरह जख्मी होता है। समुद्री जीवों पर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर कौन ऐसा ताकतवर है जो समुद्र के इस खतरनाक शिकारी को मार सकता है। लियोन के दिमाग में सबसे पहले शक आसपास के मछुआरों पर जाता है। वो एक बुजुर्ग मछुआरे से मिलने जाता है। जब लियोन अपना मकसद बताता है तो वो बूढ़ा बिना कुछ बोले उसे सीधे बंदरगाह ले जाता है। वहां एक छोटी सी नाव खड़ी होती है जिस पर टाइगर शार्क ने हमला किया था। उस रात तड़के शार्क ने उन पर अचानक अटैक किया था। जो टाइगर शार्क आमतौर पर शांत रहती है, वो उस दिन पूरी तरह बेकाबू हो गई थी। इतनी बड़ी शार्क और इतनी छोटी नाव, जान बचाने के लिए मछुआरों के पास पलटकर हमला करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इतना करना भी किसी वयस्क टाइगर शार्क को मारने के लिए काफी नहीं था। इससे साफ हो जाता है कि उसकी मौत के पीछे कोई और वजह थी। बूढ़े मछुआरे के जाने के बाद लियोन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर टाइगर शार्क अचानक इंसानों पर हमला क्यों करने लगी हैं? रात होते ही समुद्र के नीचे निगरानी करने वाला चार्ली भी कुछ अजीब महसूस करने लगता है। समुद्र में लगे उपकरणों से चेतावनी के सिग्नल आने लगते हैं। हालात को समझने के लिए वो खुद पानी में उतरने का फैसला करता है। ज्यादा देर नहीं लगती और वजह सामने आ जाती है। एक डिटेक्टर मछली पकड़ने वाले जाल में फंस गया था। वो जाल खोलने ही वाला होता है कि तभी उसे पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही वो थोड़ा घबरा जाता है। जल्दी जल्दी जाल खोलकर डिटेक्टर को पकड़ता है और सतह की तरफ तैरने लगता है। इस बार वो सुरक्षित बाहर निकल आता है और नाव पर चढ़ जाता है। लेकिन उसके अंदर एक अजीब डर बना रहता है। वो तेज तेज सांस ले रहा होता है, जैसे अभी अभी मौत के बेहद करीब से बचकर आया हो। फिर भी उसका काम खत्म नहीं हुआ था। उसे डिटेक्टर दोबारा समुद्र में डालना था। इस बार वो अपने बॉयफ्रेंड को मदद के लिए बुलाता है। दोनों सही जगह तय करते हैं और मिलकर डिटेक्टर को फिर से नीचे उतार देते हैं। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगते हैं, चार्ली के बॉयफ्रेंड की नजर पानी की सतह पर तैर रही एक अजीब चीज पर पड़ती है। चार्ली उसे हुक की मदद से बाहर खींच लेता है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को समझाने के लिए एक छोटा सा ट्रिक दिखाता है। वो बताता है कि जब समुद्र में कोई जीव मरता है तो उसका शरीर सड़ने लगता है और उससे मीथेन गैस बनती है। दबाव और ठंड की वजह से वही गैस जमकर एक खास तरह की बर्फ बन जाती है, जिसे फायर आइस कहा जाता है। उसके हाथ में जो चीज थी वो दरअसल वही फायर आइस थी। शुरुआत में चार्ली इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जैसे ही वो आसपास नजर डालता है उसका चेहरा बदल जाता है। समुद्र की सतह पर बड़ी मात्रा में फायर आइस तैर रही होती है। एक दो टुकड़े होना सामान्य बात होती है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। वो तुरंत इस बारे में अपने सीनियर्स को जानकारी देता है।
ऊपर बैठे लोग भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। सभी को ऐसा लगने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। चार्ली को आदेश दिया जाता है कि वो इस पूरे इलाके पर नजर बनाकर रखे और किसी भी तरह की गड़बड़ी तुरंत रिपोर्ट करे। इसी दौरान पिछले कुछ दिनों से लियोन आसपास के समुद्री इलाके में वेल्स की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, लेकिन उसे कोई खास नतीजा नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन आखिरकार उसे वेल्स की आवाज सुनाई देती है। वो तय करता है कि वो खुद पानी में जाकर उनकी स्थिति को समझेगा। उसी समय एक टूरिस्ट बोट भी यात्रियों से भरी हुई उसी दिशा में बढ़ रही थी जहां वेल्स दिखाई देने वाली थी। कुछ ही देर में लियोन के सामने एक बहुत विशाल जीव उभर कर आता है। वो एक बड़ी हम्पबैक वेल थी। अजीब बात यह थी कि वो आक्रामक नहीं लग रही थी, मानो वो लियोन को बस देख रही हो, और फिर धीरे से गहराई में लौट गई। लियोन को लगा कि शायद वेल्स उतनी खतरनाक नहीं है जितना बताया जा रहा था, लेकिन असली सच्चाई अभी सामने आनी बाकी थी। कुछ ही देर में वहां 4 वयस्क किलर वेल्स आ पहुंचती हैं। दूसरी तरफ टूरिस्ट्स को आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वेल्स को देखकर वे इतने उत्साहित हो जाते हैं कि सब अपने मोबाइल निकालकर फोटो और वीडियो बनाने लगते हैं। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि जो वेल कुछ देर पहले लियोन के पास थी वही अब उनकी तरफ बढ़ रही है। अचानक वो विशाल वेल पूरी ताकत के साथ टूरिस्ट बोट पर गिरती है। नाव के 2 टुकड़े हो जाते हैं और सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लियोन तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक किलर वेल्स भी वहां आ चुकी होती हैं। कुछ लोग किसी तरह बच निकलते हैं, लेकिन कई लोग उनका शिकार बन जाते हैं। इन्हीं में लियोन की सबसे करीबी दोस्त भी शामिल होती है। अब सवाल और भी गहरा हो जाता है। आखिर वेल्स इंसानों पर हमला क्यों कर रही हैं? क्या ये सब समुद्र में डाले गए जहरीले कचरे का असर है, या इसके पीछे कोई और कहीं ज्यादा खतरनाक वजह छिपी हुई है? उधर दूसरी तरफ एक हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में एक मशहूर शेफ रसोई में खड़ा होता है। वो एक ताजा लॉबस्टर को काटने जाता है, लेकिन अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं। उसे कुछ अजीब नजर आता है। लॉबस्टर के शरीर से सफेद रुई जैसी एक चिपचिपी चीज बाहर निकल रही होती है। इतने सालों के अनुभव में उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो ध्यान से उसे देखने ही वाला होता है कि तभी और ज्यादा सफेद तरल बाहर आने लगता है। थोड़ा चिढ़कर वो अपने सहायक को बुलाता है और लॉबस्टर हटाने का आदेश देता है। सहायक उसे उठाकर पास खड़ी एक महिला कुक को दे देता है और खुद सफाई में लग जाता है। महिला कुक बिना ज्यादा सोचे लॉबस्टर को ग्राइंडर में डाल देती है, लेकिन जैसे ही मशीन चालू होती है, अंदर की सफेद तरल चीज उछलकर उसके ऊपर पड़ जाती है। वो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन जब देखती है कि सब कुछ नाली में बह गया है तो ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। लेकिन असली डर तो अभी शुरू होने वाला था। रात होते ही हालात बदलने लगते हैं। शेफ के हाथ अचानक कांपने लगते हैं। उसके शरीर से पसीना बहने लगता है और उसमें जरा भी ताकत नहीं बचती। वो तुरंत अपने सहायक को बुलाता है। उसे लगता है कि अगर वो अभी बाहर नहीं गया तो वहीं दम घुट जाएगा। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वो जमीन पर गिर पड़ता है। अगले ही पल उसके मुंह से गाढ़ा काला खून निकलने लगता है। एक साधारण सा लॉबस्टर उसकी जान ले चुका होता है। रसोई में बाकी दोनों की हालत भी बिगड़ने लगती है। महिला को खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत भी तेजी से खराब होती जाती है। उसी रात शेफ के सहायक को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये बीमारी आखिर है क्या। अब सिर्फ एक रास्ता बचता है, पोस्टमार्टम। 2 डॉक्टर इस केस को संभालते हैं। सोफिया अस्पताल में रहकर मरीज पर नजर रखती है, जबकि सेसिल उस रेस्टोरेंट जाकर जांच करने का फैसला करती है। होटल मैनेजर से पूछताछ करने पर पूरी घटना सामने आ जाती है। सेसिल को पता चलता है कि उस लॉबस्टर को 3 लोगों ने छुआ था। वो तुरंत महिला कुक का पता लेकर वहां पहुंचती है, लेकिन उसी समय अस्पताल में सहायक की हालत और खराब हो जाती है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। उसकी भी मौत हो जाती है। उधर सेसिल जब महिला कुक के घर पहुंचती है तो दरवाजा हल्का खुला मिलता है। वो अंदर जाती है और जो देखती है उससे सन्न रह जाती है। महिला कुक जमीन पर पड़ी होती है, बिल्कुल निश्चल। उसकी हालत भी शेफ जैसी ही होती है। मुंह से काला खून निकला हुआ होता है। सेसिल तुरंत समझ जाती है कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, ये किसी बहुत बड़ी आपदा की शुरुआत है।
दूसरी तरफ समुद्र के बीच एक रिसर्च शिप पर एक हेलीकॉप्टर उतरता है। उसमें से उतरता है एक मशहूर समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर सिगेल। टाइगर शार्क के हमलों के बाद से इस इलाके पर कई एक्सपर्ट्स नजर रख रहे थे और सिगेल उनमें सबसे अहम था। जैसे ही डीप सी कैमरा समुद्र की गहराई में उतरता है, स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वो सबको चौंका देता है। समुद्र तल पर सफेद मीथेन बैक्टीरिया फैले होते हैं। उनके ऊपर अनगिनत बर्फीले कीड़े रेंग रहे होते हैं। अगर ये कीड़े थोड़ी जगह पर होते तो शायद सामान्य लगता, लेकिन यहां तो जहां तक नजर जाती है हर तरफ वही कीड़े फैले होते हैं। ये नज़ारा बेहद अजीब और डरावना था। टीम जब और करीब जाकर देखने की कोशिश करती है, तभी अचानक कैमरे की लाइट बंद हो जाती है। कुछ सेकंड बाद लाइट फिर से चालू होती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सिगेल फैसला करता है कि इन कीड़ों के सैंपल लिए जाएंगे। तस्वीरें लेने के दौरान उसे एक चौंकाने वाली बात दिखती है। इन कीड़ों के सिर्फ दांत ही नहीं बल्कि जबड़े भी बन चुके थे, जबकि सामान्य बर्फीले कीड़ों में ऐसा नहीं होता। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये कीड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, इतनी तेजी कि एक अनुभवी वैज्ञानिक भी इसे समझ नहीं पा रहा था। कई परीक्षण करने के बाद प्रोफेसर कैथरीन को एक बहुत अहम बात पता चलती है। ये बर्फीले कीड़े समुद्र तल पर मौजूद बैक्टीरिया से निकलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करके खुद को जिंदा रख सकते हैं। यानी ये सिर्फ सामान्य जीव नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने जीने का तरीका बदल लिया था। शायद यही वजह थी कि उनके दांत और जबड़े विकसित हो चुके थे। लेकिन एक बड़ी समस्या अब भी सामने थी। जब ये कीड़े नीचे की तरफ खिसकते हैं तो आखिरकार बर्फ की परत में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। तो सवाल ये था, ये बार बार अपनी ही मौत की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? इसी बीच लियोन को एक जापानी बुजुर्ग व्यक्ति से शिकायत मिलती है। वो बताता है कि पिछली रात उसका क्रूज एक खास समुद्री इलाके में अचानक रुक गया था। ना इंजन काम कर रहा था और ना ही कंट्रोल सिस्टम। तभी उन्होंने पानी में एक बहुत बड़ा साया देखा। वो साया धीरे धीरे उनके करीब आता गया और फिर अचानक गायब हो गया। उसी के तुरंत बाद कई टाइगर शार्क पानी से बाहर उछल पड़ी, लेकिन जैसे ही वो खतरा बढ़ने वाला था, अचानक जहाज फिर से चलने लगा और वे किसी तरह वहां से निकल पाए। बुजुर्ग ने साफ कहा, अगर किस्मत साथ न देती तो वे सब वहीं मारे जाते। ये सुनकर लियोन के दिमाग में एक पुरानी घटना ताजा हो जाती है। उधर सिगील की टीम एक और हैरान कर देने वाली चीज नोटिस करती है। सिर्फ एक दिन के अंदर वो बर्फीले कीड़े कई गुना बड़े हो चुके होते हैं। उनकी ग्रोथ रेट पूरी तरह असामान्य थी। इसी दौरान टीम समुद्र तल पर लगे ड्रिल को चालू करती है, लेकिन जब वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो ड्रिल अचानक काबू से बाहर हो जाती है और भी तेजी से खुदाई करने लगती है। शिप के अंदर रखी चीजें कांपने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा जहाज हिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे समुद्र के अंदर कुछ बहुत बड़ा हलचल कर रहा हो। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है, लेकिन ये शांति आने वाले तूफान का संकेत थी। इसी दौरान कैथरीन को एक और अहम जानकारी मिलती है। ये कीड़े भले ही मर जाते हैं, लेकिन मरने के बाद वे अपने अंदर जमा बैक्टीरिया को छोड़ देते हैं और वही बैक्टीरिया समुद्र की बर्फीली परत को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब मरने के बाद भी वे असर छोड़ रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं था। दूसरी तरफ चार्ली की दोस्त जूली को उसका एक ईमेल मिलता है। वो एक प्यारा सा जन्मदिन संदेश होता है। जूली खुश होकर उसके जवाब में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो दिल से अपनी बातें कहती है। लेकिन जैसे ही वीडियो खत्म होता है, अचानक उसका कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है। स्क्रीन पर बना पेंगुइन आइकन अजीब तरह से हिलने लगता है। उसी वक्त उसे पीछे रखे सिस्टम से तेज आवाज सुनाई देती है। वो जहाज के नीचे से आ रहा सोनार सिग्नल था। वो समझ ही रही होती है कि क्या हो रहा है, तभी अचानक पूरा जहाज जोर से हिलने लगता है। हाँ, वो उसका जन्मदिन था, लेकिन वही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन भी बन जाता है। उधर एक मेडिकल एक्सपर्ट माइक्रोस्कोप के नीचे खून की जांच कर रही होती है। जैसे ही वो स्क्रीन पर रिजल्ट देखती है, वो चौंक जाती है। उसे साफ नजर आता है कि खून बहुत तेजी से नष्ट हो रहा है और ये वही पैटर्न था जो पहले वाले केस में देखा गया था। अब ये साफ हो जाता है कि ये सब एक खतरनाक म्यूटेटेड बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ये बैक्टीरिया खून के संपर्क में आते ही उसे तेजी से खराब कर देता है और इस बार इंसान का इम्यून सिस्टम भी इसके सामने बेबस नजर आ रहा था।
अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। सोफिया का चेहरा उतर चुका था क्योंकि अब तक कई लोग इस रहस्यमयी संक्रमण की चपेट में आ चुके थे, लेकिन असली डर अभी बाकी था। एक लोकल कार वॉश पर एक खुशमिजाज नौजवान गाड़ी साफ कर रहा होता है। वो गाड़ी के अंदर बैठी एक छोटी बच्ची से मजाक कर रहा होता है। माहौल हल्का और खुशनुमा लगता है, लेकिन अचानक सब बदल जाता है। उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है, उसका सिर चकराने लगता है और अगले ही पल उसके हाथ से स्प्रे गन नीचे गिर जाती है। गाड़ी का मालिक उसे आवाज देता है, लेकिन उससे पहले ही वो नौजवान काले खून का एक भव्वारा कार के शीशे पर उगल देता है। ये दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह जाता है। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। एक और जान चली जाती है और अब ये साफ हो चुका था कि ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है। सोफिया को शक होता है कि ये बैक्टीरिया अब हवा के जरिए भी फैल सकता है, लेकिन सेसिल इस बात से सहमत नहीं होती। उसका मानना था कि अगर ऐसा होता तो हालात और भी बेकाबू हो चुके होते। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है और हर गुजरते पल के साथ डर भी बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान इटली के वेनिस शहर में कुछ बेहद अजीब होता है। एक कपल पुल पर खड़ा हंसी मजाक कर रहा होता है। अचानक लड़की के हाथ से किताब गिर जाती है, बस इतनी सी बात। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पानी के अंदर से सैकड़ों नहीं हजारों जेलीफिश एक साथ बाहर आने लगती हैं। कुछ ही पलों में पूरा पानी जेलीफिश से भर जाता है और ये फैलाव धीरे धीरे एड्रियाटिक सागर तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सिगेल एक बड़ी कंपनी के ऑफिस में पहुंचता है। वो वहां मौजूद जिम्मेदार व्यक्ति को एक फाइल देता है और कहता है कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसका संबंध एक पुराने रहस्यमयी केस से हो सकता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अचानक खामोश हो जाता है। वो बिना कुछ बोले सिगेल को बाहर जाने का इशारा कर देता है। दृश्य बदलता है टोक्यो के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में। वहाँ कंपनी का मालिक किमुरा बर्फीले कीड़ों की तस्वीरें देख रहा होता है। वो हैरान होकर पूछता है, इनके दांत और जबड़े कैसे बन गए? उसे बताया जाता है कि ये जीव म्यूटेट हो चुके हैं और तेजी से फैल रहे हैं। लेकिन किमुरा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे बस ये जानना था कि सिगेल आखिर किसके लिए काम कर रहा है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उधर सिगेल और उसकी साथी नताशा एक बार में बैठे होते हैं। काम की बातें खत्म होने के बाद माहौल थोड़ा पर्सनल हो जाता है। सिगेल अचानक अपने दिल की बात कह देता है। नताशा थोड़ा असमंजस में पड़ जाती है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो रुक जाती है। दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता और गहरा हो जाता है। इसी बीच कहानी फिर लियोन की तरफ मुड़ती है। वो हाल के सभी वेल हमलों की लोकेशन देख रहा होता है। अचानक उसे कुछ समझ में आता है। वो एक नक्शे पर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचता है और बताता है ये वेल्स का माइग्रेशन रूट है और सभी हमले इसी रास्ते पर हुए हैं। मतलब साफ था, किसी खास जगह या समय पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनके व्यवहार को पूरी तरह बदल दिया है। अब वे खुद सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। वे स्पीड बोट लेकर उस जगह पहुंचते हैं जहां वेल्स आराम कर रही होती हैं। लियोन गहरी सांस लेता है और सीधे पानी में कूद जाता है। कुछ ही देर में उसे सोती हुई वेल्स का झुंड नजर आता है। वो बहुत सावधानी से उनके पास जाता है और एक वेल पर कैमरा लगा देता है, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटने लगता है वेल्स जाग जाती हैं। वेल्स के जागते ही पानी के अंदर का माहौल अचानक बदल जाता है। लियोन तुरंत समझ जाता है कि अब जरा सी भी गलती उसकी जान ले सकती है। वो बिना कोई तेज हरकत किए धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। ऊपर नाव पर खड़ी शाओई सांस रोके सब देख रही होती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। कुछ पल ऐसे लगते हैं जैसे समय थम गया हो। वेल्स कुछ सेकंड तक इधर उधर हलचल करती हैं, फिर अचानक गहराई की तरफ तैर जाती हैं। लियोन तुरंत मौका देखकर ऊपर आता है और किसी तरह नाव में चढ़ जाता है। दोनों बिना कुछ बोले वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद लियोन के दिमाग में एक बात साफ हो जाती है। वेल्स, शार्क्स, जेलीफिश, बर्फीले कीड़े और अब इंसानों में फैलता बैक्टीरिया, ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये सब एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं। समुद्र के अंदर कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। इसी दौरान वैज्ञानिकों के बीच भी बेचैनी बढ़ने लगती है। डेटा साफ दिखा रहा था कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। जो चीजें पहले गहराई में सीमित थीं, अब सतह पर आने लगी थीं, और जो असर पहले सिर्फ समुद्री जीवों तक था, अब इंसानों तक पहुंच चुका था। ये अब सिर्फ समुद्र की समस्या नहीं रही थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी थी। कुछ दिन बाद लियोन को उस कैमरे का सिग्नल मिलता है जो उसने वेल पर लगाया था। उसे समझ आ जाता है कि कैमरा अलग हो चुका है। वो तुरंत स्पीड बोट लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ ही देर में उसे वो डिवाइस मिल जाता है। कहानी थोड़ा पीछे जाती है। उस दिन चार्ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से नाश्ता कर रहा होता है। तभी अचानक फोन आता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त जूली का जहाज डूब गया है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोस्ट गार्ड ने जहाज तो ढूंढ लिया था, लेकिन जूली और बाकी लोगों का कोई पता नहीं चला था। कुछ समय बाद चार्ली वापस अपने हेडक्वार्टर पहुंचता है। वो और उसके साथी जूली की मौत से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। इसी बीच प्रोफेसर कैथरीन भी लौट आती हैं। उधर लियोन भी अपनी टीम के पास वापस आ जाता है। सब लोग कंप्यूटर के सामने बैठकर कैमरे की फुटेज देखने लगते हैं। दूसरी तरफ कैथरीन की टीम भी समुद्र तल की रिकॉर्डिंग देख रही होती है। जैसे जैसे कैमरा डूबे हुए जहाज के करीब पहुंचता है, सबके चेहरे बदलने लगते हैं, मानो उन्होंने कुछ बेहद डरावना देख लिया हो।
इधर लियोन और श्याओई भी हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि वेल्स का झुंड असामान्य रूप से गहरी जगह पर तैर रहा है और सभी एक ही दिशा में बढ़ रहे होते हैं, जैसे उन्हें कोई अदृश्य चीज बुला रही हो। कुछ देर बाद वे एक अजीब सी चमकती परत के सामने रुक जाते हैं। वो रोशनी सामान्य नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो वे किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों। उधर एक समुद्र किनारे बैठा कपल आराम से समय बिता रहा होता है। अचानक एक छोटा सा केकड़ा लड़की के पैर पर चढ़ जाता है। दोनों हंसते हैं, लेकिन अगले ही पल सब बदल जाता है। लड़का दूर देखता है और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है, क्योंकि उसने देखा अनगिनत केकड़े झुंड बनाकर सीधे उनकी तरफ दौड़ रहे थे। लड़का बिना समय गवाए अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। वे जल्दी जल्दी पास खड़े स्कूटर पर बैठते हैं और शहर की तरफ भाग निकलते हैं। लेकिन हालात उनके सोच से कहीं ज्यादा खराब हो चुके थे। कुछ ही पलों में केकड़ों का झुंड पूरे इलाके में फैल जाता है। वे सड़कों पर, घरों में, दुकानों में, हर जगह फैलने लगते हैं। पूरा शहर अराजकता में बदल जाता है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। ये हमला सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहता। जल्द ही खबर आती है कि दुनिया के कई तटीय शहरों में ऐसे ही हमले हो रहे हैं। रियो डी जेनेरियो, ओकिनावा, मुंबई, हर जगह एक जैसी घटनाएं। अब ये साफ था, समस्या ग्लोबल हो चुकी थी। इन घटनाओं की जांच के लिए पकड़े गए केकड़ों को रिसर्च सेंटर लाया जाता है। सेसिल पूरी सुरक्षा के साथ उनकी जांच शुरू करती है। वो उनके शरीर से एक गाढ़ा पदार्थ निकालती है, फिर उस पर खून की एक बूंद डालती है। कुछ ही सेकंड में खून उस पदार्थ में समा जाता है। ये देखकर सब सन्न रह जाते हैं। इसका मतलब साफ था, ये रहस्यमयी बैक्टीरिया सिर्फ लॉबस्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि लगभग हर समुद्री जीव के अंदर मौजूद है। जब अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों से डेटा जोड़ा जाता है तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। दुनिया के अलग अलग समुद्रों में मिले केकड़ों का डीएनए लगभग एक जैसा था। और सबसे बड़ी बात, ये सभी उन जगहों के पास पाए गए जहां समुद्र के अंदर हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद थे। मतलब ये म्यूटेशन किसी खास इलाके से शुरू हुआ था। अब हालात इतने गंभीर हो चुके थे कि एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई जाती है। संभावना जताई जाती है कि यह संक्रमण खाने, पानी या आपसी संपर्क से फैल सकता है। और सबसे डरावनी बात, इसे रोकने के लिए कोई दवा मौजूद नहीं थी। इसलिए फिलहाल एक ही फैसला लिया जाता है, समुद्र से जुड़ी सारी गतिविधियों को रोक दिया जाए, खास तौर पर मछली पकड़ने पर पूरी तरह रोक। लेकिन हर कोई इस फैसले से खुश नहीं होता। एक बड़ा अधिकारी इसका विरोध करता है। उसका कहना था कि इससे तटीय इलाकों की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। वो किसी भी हाल में ये रोक लागू नहीं करना चाहता था। सेसिल उसे समझाने की कोशिश करती है, सबूत दिखाती है, लेकिन वो नहीं मानता। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये फैसला आगे चलकर कितनी भयानक तबाही लाएगा। इधर लियोन फिर से उस रहस्यमयी रोशनी को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो समुद्र के नीचे दिख रहे उस अजीब चमक को देखकर उलझ जाता है। उसके ज्ञान के हिसाब से समुद्र में ऐसा कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं था जो इस तरह चमक सके। और ऊपर से वो रहस्यमयी आवाज जो सुनने में वेल जैसी थी, लेकिन असल में उनसे अलग। ये सब मिलकर मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना रहा था। उसी समय लैब में एक नई खोज होती है। टीम को शक होता है कि उन्होंने एक नई प्रजाति खोज ली है, लेकिन सैंपल कम होने की वजह से वे पक्का निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। उन्हें और सैंपल की जरूरत थी। इसके लिए लियोन रात के अंधेरे में एक पोर्ट में घुसने का फैसला करता है, लेकिन प्लान उल्टा पड़ जाता है। वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा होता है कि सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। कुछ ही देर में वो पूरी तरह घिर जाता है। कुछ ही सेकंड में कई सिक्योरिटी गार्ड लियोन को घेर लेते हैं और जमीन पर गिरा देते हैं। वो समझ जाता है कि अब बिना सच बताए बचना मुश्किल है। मैनेजर साफ शब्दों में कह देता है, अगर मुकदमे से बचना है तो आने का कारण बताओ। मजबूरी में लियोन सब कुछ सच सच बता देता है। वो बताता है कि वो एक रहस्यमयी सैंपल की जांच कर रहा है, जिसका संबंध समुद्र में हो रही अजीब घटनाओं से है। जब मैनेजर और वहां मौजूद लोग ये सुनते हैं कि ये सैंपल जापान के समुद्री इलाके से आया है, तो उनके चेहरे बदल जाते हैं। वे एक दूसरे को देखते हैं जैसे उन्हें पहले से कुछ पता हो। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि वे मदद कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। लियोन के पास जितनी भी जानकारी है उसे पूरी तरह शेयर करनी होगी। लियोन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो उनकी शर्त मान लेता है। उधर दूसरी तरफ कंपनी के बड़े लोगों तक ये खबर पहुंच जाती है। वे पहले से ही आइस वर्म्स और अन्य म्यूटेशन की वजह से परेशान थे। अब एक नई रहस्यमयी प्रजाति की बात सुनकर उनकी चिंता और बढ़ जाती है।
उन्हें साफ लगने लगता है कि ये सब उनके समुद्री खनन प्रोजेक्ट के लिए बड़ा खतरा है। इसी बीच डॉक्टर सिगेल और उनकी टीम फिर से समुद्र की गहराई में जांच करने निकलती है। उनका मकसद था आइस वर्म्स की स्थिति को समझना, लेकिन जैसे ही वे समुद्र तल तक पहुंचते हैं वे हैरान रह जाते हैं। जहां पहले आइस वर्म्स भरे हुए थे वहां अब कुछ भी नहीं था। उनकी जगह जमीन पर लंबी लंबी खुरची हुई लकीरें दिखाई दे रही थीं, जैसे किसी भारी मशीन ने उन्हें हटाया हो। ये देखकर सबके मन में एक ही सवाल उठता है, ये सब किसने किया? सिगेल को शक होता है कि ये काम किसी कंपनी का है, क्योंकि हाल ही में कुछ कंपनियों ने ऐसे उपकरण खरीदे थे जो समुद्र तल पर खनन कर सकते थे। वो इस बात पर अपनी साथी से सवाल करता है, लेकिन उसे कोई साफ जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। सिगेल का गुस्सा बढ़ता जाता है और आखिरकार उनका रिश्ता तनाव में आ जाता है। बाद में सिगेल अपनी शंका कैथरीन को बताता है। वो चाहता था कि इस सच्चाई को सबके सामने लाया जाए, लेकिन कैथरीन इससे सहमत नहीं होती। उसका मानना था कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी बस किसी एक इंसान को जिम्मेदार ठहराकर मामला दबा देगी। इधर चार्ली अपने स्टेशन पर वापस आ जाता है। वो अकेले बैठकर जूली का आखिरी ईमेल देखता है। जैसे ही वीडियो चलता है उसकी आवाज सुनाई देती है, आई मिस यू। ये सुनकर चार्ली अंदर से टूट जाता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब चीज नजर आती है। वीडियो में जूली के पीछे खिड़की के बाहर हल्की सी अजीब रोशनी दिख रही थी। चार्ली उस वीडियो को बार बार देखता है और फिर एक और चीज चेक करता है। वो जहाज के डूबने के बाद रिकॉर्ड हुई ऑडियो सुनता है, फिर जूली के वीडियो की ऑडियो सुनता है। दोनों को कई बार कंपेयर करने के बाद वो हैरान रह जाता है, क्योंकि दोनों की वेव फॉर्म लगभग एक जैसी थी। इसका मतलब साफ था, जहाज के डूबने से पहले भी वही रहस्यमयी आवाज मौजूद थी और डूबने के बाद भी। चार्ली को अब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये सब कोई साधारण घटना नहीं है। वो तुरंत अपनी खोज कैथरीन और सिगेल को बताता है। वो समझाता है कि जूली के जहाज के डूबने से पहले उसके आसपास अजीब रोशनी और रहस्यमयी आवाजें मौजूद थीं, और सबसे हैरान करने वाली बात, ये आवाजें बाद में रिकॉर्ड हुई ऑडियो से पूरी तरह मेल खा रही थीं। ये सुनकर कैथरीन बीच में ही रोक देती है। वो कहती है कि शायद ये सिर्फ सिग्नल में इंटरफेरेंस हो सकता है, कोई नुकीली संरचना या प्राकृतिक कारण इसकी वजह हो सकता है। लेकिन चार्ली रुकने वाला नहीं था। वो एक और महत्वपूर्ण बात बताता है। जहाज के डूबने से कुछ घंटे पहले समुद्र के पानी का तापमान अचानक बढ़ गया था। ये तापमान कुछ समय तक बहुत ज्यादा रहा, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। चार्ली का मानना था कि समुद्र तल पर कुछ पिघला है, जिससे गैस निकली और फिर एक तरह का विस्फोट हुआ। वो कहता है भी अगर उनकी थ्योरी सही है तो उन्हें समुद्र की गहराई में जाकर सीधे जांच करनी होगी। लेकिन ये सुनते ही कैथरीन गुस्से में आ जाती है। वो कहती है ये असंभव है, हाइड्रोथर्मल विस्फोट से निकली गर्मी इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच सकती। वो साफ कहती है दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इतनी ऊर्जा सीधे समुद्र तल से ऊपर तक पहुंचा सके। इतना कहकर वो वहां से गुस्से में चली जाती है। सिगेल भी उसके पीछे चली जाती है। कमरे में अब सिर्फ चार्ली रह जाता है। वो उलझन में डूबा हुआ होता है। क्या वो सच में गलत था? असल में कैथरीन का गुस्सा चार्ली पर नहीं था, बल्कि खुद पर था। उसे पछतावा था कि उसने ही उस जहाज को उस इलाके में भेजा था। अगर वो ऐसा ना करती तो शायद ये हादसा नहीं होता। सिगेल उसे समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि भविष्य कोई नहीं देख सकता, लेकिन कैथरीन खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। इसी बातचीत में सिगेल कहता है कि उसे लगता है चार्ली की थ्योरी पूरी तरह गलत नहीं है। ये सुनते ही कैथरीन रुक जाती है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन अंदर से वो भी जानती थी कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। आखिरकार वो वापस आती है और फिर से डेटा देखने लगती है। उधर सिगेल नताशा से माफी मांगना चाहता है, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब वो उसके ऑफिस फोन करता है तो पता चलता है नताशा ने नौकरी छोड़ दी है। ये सुनकर सिगेल को एहसास होता है कि उसने उसे गलत समझा। वो उसके लिए एक मैसेज छोड़ता है कि वो उससे मिलना चाहता है, क्योंकि बात बहुत जरूरी है। इसके बाद सिगेल दाबेन से संपर्क करता है। दाबेन उसे एक कनाडाई व्हेल एक्सपर्ट के बारे में बताता है। उस एक्सपर्ट ने एक ऐसी नई प्रजाति देखी थी जिसकी बढ़ने की रफ्तार बिल्कुल आइस वर्म्स जैसी थी। इससे एक बात साफ होने लगी, अलग अलग जगहों पर हो रही घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जल्द ही सिगेल और लियोन के बीच सीधा संपर्क हो जाता है। दोनों अपनी अपनी खोज शेयर करते हैं। लियोन बताता है कि वेल्स और उस नई प्रजाति के ब्रेनस्टेम में एक खास तरह का ऑर्गेनिक पदार्थ मिला है। कई टेस्ट के बाद यह पाया गया कि दोनों में लगभग एक जैसे मॉलिक्यूल्स हैं।
फिर लियोन एक वीडियो शेयर करता है। सिगेल जब उसे देखता है तो वो समझ जाता है कि मामला बहुत बड़ा है। दोनों अलग अलग महाद्वीप में होने के बावजूद एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये कोई सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं है। उधर सिगेल जब घर पहुंचता है तो वो एक जाना पहचाना चेहरा देखता है। वो नताशा होती है। सिगेल तुरंत उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। नताशा शांत आवाज में कहती है कि वो बस अलविदा कहने आई है। वो बताती है कि अब उसने नौकरी छोड़ दी है और वो दुनिया देखना चाहती है। कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो सिगेल से कुछ सुनना चाहती है, लेकिन सिगेल कुछ कह नहीं पाता। वो उसे रोकना चाहता है लेकिन शब्द नहीं निकलते। आखिरकार नताशा मुड़ती है और चली जाती है। सिगेल वहीं खड़ा रह जाता है। उसे अंदाजा भी नहीं होता कि ये फैसला उसे जिंदगी भर पछताने पर मजबूर करेगा। उस रात सिगेल सो नहीं पाता। अगली सुबह उसे लियोन का ईमेल मिलता है। वीडियो में एक अजीब आवाज सुनाई देती है जो पहले जूली के जहाज के डूबने के वक्त रिकॉर्ड हुई आवाज से मिलती जुलती होती है। इसका मतलब साफ था, दुनिया के अलग अलग समुद्रों में एक ही चीज हो रही है। अब चार्ली की थ्योरी को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। फैसला लिया जाता है, समुद्र तल पर सीधे जांच की जाएगी। सिगेल खुद चार्ली से मिलने जाने का निर्णय लेता है। वो हेलीकॉप्टर से उसके द्वीप पर पहुंचता है। चार्ली को सब कुछ बताया जाता है। अपनी थ्योरी सही साबित होते देख चार्ली खुश हो जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। चार्ली सिगेल को विदा करने ही वाला होता है, तभी अचानक हेडक्वार्टर में एक खतरनाक सिग्नल पकड़ में आता है। ये एक सुनामी अलर्ट था। ये खबर मिलते ही सब घबरा जाते हैं। रहीम तुरंत चार्ली को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या ये थी कि चार्ली के पास फोन नहीं था। उधर सिगेल पहले ही हेलीकॉप्टर में बैठ चुका था और चार्ली स्टेशन की तरफ पैदल जा रहा था। तभी रास्ते में चार्ली का बॉयफ्रेंड कार लेकर आता है। दोनों की मुलाकात होती है, लेकिन चार्ली को यह नहीं पता होता कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है। उधर समुद्र किनारे नताशा भी मौजूद होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, शायद रिश्ता खत्म करने के लिए। लेकिन तभी अचानक माहौल बदलने लगता है। समुद्री पक्षियों का झुंड घबराकर उड़ने लगता है, जैसे उन्हें कोई खतरा महसूस हो गया हो। नताशा सामने समुद्र की तरफ देखती है और उसी पल उसे खतरे का एहसास हो जाता है। वो तुरंत भागने लगती है। इधर चार्ली भी अचानक कुछ अजीब महसूस करता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंचती। घबराकर वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उधर समुद्र किनारे लोग भी ये सब देखकर घबरा जाते हैं। हर कोई जान बचाने के लिए भागने लगता है। कुछ ही पलों में अराजकता फैल जाती है। नताशा को उसका बॉयफ्रेंड दिखता है। वो उम्मीद करती है कि वो उसे बचाएगा, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए अकेला ही भाग जाता है। नताशा टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो भागती रहती है। घबराकर वो फोन निकालती है और सिगेल को कॉल करती है, लेकिन उसी वक्त सिगेल दूसरी तरफ चार्ली को बचाने में लगा होता है। नताशा की कॉल नहीं उठती। आखिरकार वो एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है। जैसे ही वो बोलना खत्म करती है, एक विशाल लहर उसकी तरफ बढ़ती है। करीब 10 मीटर ऊंची सुनामी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाती है। उधर सिगेल और चार्ली हेलीकॉप्टर में उड़ चुके होते हैं। लहर उन्हें छूने ही वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में वे बच जाते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका तबाह हो जाता है। बाद में सिगेल बार बार नताशा का वॉइस मैसेज सुनता है। उसका चेहरा खामोश होता है, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका होता है। नताशा को खोने के बाद सिगेल पूरी तरह अंदर से टूट चुका होता है। उधर चार्ली भी अपने बॉयफ्रेंड को खोने के दर्द से गुजर रहा होता है। कुछ ही समय बाद सिसिल एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है। वो दुनिया को चेतावनी देती है। समुद्र में फैल रहा म्यूटेशन अब पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। उसके अनुसार ये सब किसी इंसानी गलती का नतीजा हो सकता है। वो बताती है कि दुनिया की बड़ी आबादी समुद्र किनारे रहती है और अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो इंसानों को इतिहास का सबसे बड़ा पलायन करना पड़ सकता है। अब ये साफ हो चुका था कि हालात नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं। सिसिल और सिगेल इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि समुद्री जीवों की तरफ से इंसानों के खिलाफ एक तरह की प्रतिक्रिया है, जैसे समुद्र अब जवाब दे रहा हो। इसके बाद दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स एक साथ बैठते हैं। वे सभी घटनाओं को जोड़ते हैं, वेल्स के हमले, शार्क्स का व्यवहार, जेलीफिश का फैलाव और इंसानों में फैलता बैक्टीरिया। आखिरकार वे एक चौंकाने वाले निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
समुद्र की गहराई में कोई बेहद विकसित इंटेलिजेंस मौजूद है जो बाकी समुद्री जीवों को कंट्रोल कर रही है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये किसी एलियन जैसी इंटेलिजेंस हो सकती है। अब फैसला लिया जाता है, सच्चाई जानने के लिए उन्हें गहरे समुद्र में जाना ही होगा, लेकिन इसके लिए पैसे और संसाधन की जरूरत थी। शुरू में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मदद करने से मना कर देता है, लेकिन तभी एक बड़ी कंपनी का मालिक आगे आता है। वो कहता है उसने इस धरती से बहुत कुछ लिया है, अब वो कुछ लौटाना चाहता है। असल में उसके अपने फायदे भी जुड़े थे, लेकिन उसकी मदद टीम के लिए बहुत जरूरी थी। आखिरकार टीम तैयार होती है, सब अपने परिवार से अलविदा कहते हैं। सिगेल अकेले बैठकर नताशा का वॉइस मैसेज सुनता है और रो पड़ता है। इसके बाद टीम समुद्र की गहराई में जाने के लिए निकल पड़ती है। जांच में पता चलता है कि रहस्यमयी साउंड वेव्स का केंद्र आर्कटिक में है। वहां पहुंचते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। नीली रोशनी, सिस्टम फेल होना और अजीब मौजूदगी का एहसास। टीम समझ जाती है कि वे अकेले नहीं हैं। जब वे नीचे जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है ये सब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, जिसे वे VR नाम देते हैं। ये जीव करोड़ों साल पुराना है और इसकी इंटेलिजेंस इंसानों से कहीं ज्यादा है। ये अपनी शेप बदल सकता है और दूसरे जीवों को कंट्रोल कर सकता है। अब सवाल था, लड़ाई या समझौता। टीम पहले इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। एक सदस्य अपनी जान गंवा देता है। तब चार्ली एक फैसला करता है, वो खुद को कुर्बान करेगा और उस जीव से संपर्क करेगा। वो सबमरीन में बैठकर गहराई में जाता है और खुद को उनके हवाले कर देता है। लेकिन होता कुछ और ही है। वो जीव उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसकी भावनाओं को समझता है। चार्ली शांति का संदेश देता है। धीरे धीरे वो रहस्यमयी इंटेलिजेंस शांत हो जाती है। हमले रुक जाते हैं, समुद्र फिर शांत हो जाता है। आखिरकार वो जीव इंसानों के साथ शांति से रहने का फैसला करता है। अगली सुबह लहरें चार्ली को किनारे तक लाकर छोड़ देती हैं। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है और यहीं इस कहानी का एक खूबसूरत अंत हो जाता है। अगर आपको ये कहानी सच में दिमाग हिला देने वाली लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ऐसी खतरनाक और रहस्यमयी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलने वाली।